नमस्ते बच्चों, मैं महावीर सिंह आपके लिए MA 204 के यूनिट नंबर 5 के एक टॉपिक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के पार्ट 1 वीडियो का ई लेक्चर लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य चक्रीय गियर माला, और इसे अधिचक्रीय गियर माला भी कहते हैं। माला का अर्थ है दो गियर जब आपस में जुड़े हुए हो, या उसको ट्रेन या माला बोलते हैं, ठीक है, या फिर श्रृंखला बोलते हैं। तो बाह्य चक्रीय गियर माला किस प्रकार की होती है, आइए समझते हैं। जब दो गियर A और B आपस में जुड़े हुए हो और कोई एक गियर माना कि B इसके चारों तरफ घूम रहा है जुड़े हुए अवस्था में, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? बाह्य चक्रीय गियर माला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जब दो गियर इस प्रकार से जुड़े हो कि एक गियर दूसरे गियर की परिधि पर गति करते हुए मेश में चलता है। मेश का अर्थ है जुड़े हुए, एक गियर दूसरे गियर से आपस में जुड़े हुए है और ये बी वाला गियर इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है और इसके साथ जुड़ा हुआ है, घूम भी रहा है अपनी जगह पर, जैसे पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है और सूर्य के चारों चक्कर भी काटती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर भी लगाती है और अपनी जगह भी घूमती है, इसीलिए इसे सूर्य ग्रह गियर भी कहते हैं। ठीक है, अब इस गियर माला का वेगानुपात ज्ञात करते हैं। गियर माला का वेगानुपात, माना कि NA जो है चालक गियर A की गति, चालक किसे कहते हैं? जो चलाता है, उसकी गति है RPM में। NB क्या है? चलित गियर B की गति है, वो भी RPM में दी हुई है। RPM का मतलब है चक्र प्रति मिनट। ठीक है, एक मिनट में चक्रों की संख्या। इसी तरीके से ये D और DB दे रखे व्यास, A और B के व्यास। TA और TB क्या है? A व B में गियरों के दांतों की संख्या है। और NC क्या है? NC है भुजा की गति, भुजा जो C दे रखी है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं, उसकी गति। ठीक है, यहाँ वेगानुपात जो है NA/NB वो दांतों की संख्या का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। NA/NB है तो दांतों की संख्या का हो जाएगा TB/TA, ये याद रखना। इसी तरीके से व्यास में भी यही रहेगा, DB/DA, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो वेगानुपात हमेशा याद रखना कि किसी भी गियर का जो वेगानुपात है वो दांतों की संख्या और व्यास के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब इसकी गति कैसे ज्ञात करते हैं? मुख्य इम्पोर्टेंट यही है, एग्ज़ाम में इसी का न्यूमेरिकल आता है कि जो गति है वो ज्ञात करनी होती है इस गियर में। जैसे यहाँ पे दो गियर जुड़े हुए, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, इधर एक और जोड़ दो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इन में से किसी एक या दो की गियर के गति ज्ञात करनी होती है। तो इसकी दो विधियाँ हैं, एक तो है सापेक्ष विधि और एक है टेबल विधि। तो अपने सिलेबस में टेबल विधि दे रखी है और ये सरल और आसान विधि है। सापेक्ष विधि थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है, इसीलिए हम टेबल विधि पढ़ेंगे। सबसे पहले टेबल विधि में एक टेबल बनती है, वो टेबल हर सवाल के लिए फिक्स रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या फिक्स रहता है और क्या वेरिएबल है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये फिक्स रहेगा क्रम संख्या, स्थिति और गति। स्थिति मतलब किस कंडीशन में वो चल रहा है, और गति मतलब उसका RPM कितने हैं। ठीक है, पहली स्थिति हमेशा यही रहेगी कि हमको भुजा को स्थिर करना रहेगा। भुजा C को स्थिर कर दिया और किसी एक गियर को गति दे दी। कितनी गति देनी? हमेशा +1 घुमाव देना है। +1 का मतलब है धनात्मक, का अर्थ होता है वामावर्त गति। कोई भी गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है, तो उसको हम प्लस में लेंगे, ये अपना साइन कन्वेंशन है। और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, थोड़ा उल्टा है, याद रख लेना। एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस में और क्लॉकवाइज माइनस में लेना है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लिख दी है, नोट कर लेना। उसके बाद पहली स्थिति क्या है? भुजा C को स्थिर करना है और A को +1 घुमाव देना है। तो C, ये भुजा की गति NC, तो ये 0। फिर NA कितना लिया है? A की गति कितनी दी है? +1, तो ये +1 लिख दिया। अब B की गति ज्ञात करनी है,
तो बी की गति वेगानुपात से ज्ञात होगी। यहाँ देखो ये कर रखा है मैंने, एन बी अपॉन एन ए बराबर टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, उल्टा होता है। तो एन ए का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ रख देंगे 1 वैल्यू, तो 1 रखेंगे तो ये एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे टी ए अपॉन टी बी। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, अब माइनस का केवल और केवल अर्थ यह है कि इसकी दिशा देखनी है, बाकी इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक गियर अभी मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज और एक गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब भी दो गियर आपस में जुड़े होते हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये कब है, जब बाह्य गियर हो। जब एक गियर दूसरे गियर के अंदर हो, आंतरिक गियर, जैसे ये दो गियर है, तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये भी एंटी क्लॉक घूमेगा। तो अपने को सिंपली याद रखना है कि जब आपस में जुड़े हुए हो तब तो उल्टा दिशा आएगी, और एक के अंदर एक जुड़ा हुआ है तो सेम दिशा आएगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को लेना है। तो सबसे पहले ये आ गया, अपनी पहली कंडीशन आ गई पूरी कि भाई 0 हो गया, 1 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई टी अपॉन टी बी और माइनस में, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। दूसरी स्थिति याद रखनी है, भुजा सी को स्थिर रखना है और गियर ए को प्लस एक्स घुमाव देना है। तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा क्योंकि भुजा स्थिर है। यहाँ पे प्लस एक्स हो गया, और एक्स हो गया तो यहाँ एक्स गुणा में आ जाएगा, तो इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, अब तीसरी स्थिति में क्या करना है, सभी में प्लस वाई जोड़ देना है, प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, सभी भागों में प्लस वाई घुमाव देने पर। ठीक है, अब चौथी स्थिति क्या, कुल गति क्या लेनी है, इन दोनों का योग। पहली केवल अपने दिशा देखने के लिए लिया है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे, अपन दूसरी और तीसरी को जोड़ेंगे। तो 0 प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो y माइनस का x टी ए अपॉन टी बी। इस तरीके से ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन अपने को हमेशा याद रखनी है, कॉमन रहेगी ये। ठीक है, और आगे के जो मान है गति वाले वो चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। जैसे इसमें 3 दे रखा है, एक भुजा है और 2 गियर है, और अगर 3 गियर होते तो यहाँ पे तीसरा गियर आ जाता, और 4 होते तो यहाँ चौथा गियर आ जाता। तो सभी की गति अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये गति कैसे ज्ञात करनी है कि कौन सा गियर किससे जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक गियर बी से जुड़ा हुआ था तो ये अनुपात आ गया, और फिर बी सी से जुड़ा होगा तो सी वाला आ जाएगा, सी अगर डी से जुड़ा हुआ तो डी वाला आ जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएंगे। जैसे ये दे रखे, जैसे 2 गियर के लिए एन ए और बी, और 3 गियर के लिए ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी, और आंतरिक गियर के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आया था 2019 में। ठीक है, 2019 का एक सवाल है जिसको अपन यहाँ सोल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है, टेबल विधि काम आती है। सवाल समझते हैं। चित्र में एक अधिचक्रीय गियर श्रृंखला दी हुई है, इसमें पहिया ई स्थिर है, पहिया मतलब गियर। ठीक है, ई स्थिर है, भुजा ए 100 चक्र प्रति मिनट पर घूम रही है और वामावर्त दिशा में, और गियर बी और एफ की गति ज्ञात करनी है, अपनी गति और दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चित्र में ये 20, 35, 15, 20 और 30 ये क्या दिए हुए हैं, ये दांतों की संख्या है कि भाई ये गियर है बी वाला, इस बी में दांतों की संख्या कितनी है, 20 है, इसमें कितनी है, 35 है, इसमें 15 है, इसमें 20 है, और इसमें वापस 30 है। ठीक है, अब ये जुड़े कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। बी किससे जुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये डी से, छोटे गियर से। ठीक है, फिर डी किसी से जुड़ा हुआ है नहीं, बी और डी आपस में जुड़े हुए। फिर ये सी वाला गियर जो है वो किससे जुड़ा हुआ दिख रहा है, ई से, और ये ई एफ से दिया। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, डी और सी में, वो देखो डी और सी संयुक्त गियर है। यहाँ पे देखो ये चित्र मैंने इधर बनाया है, ये बी, ये डी, और ये संयुक्त गियर है सी। फिर वापस सी किससे जुड़ा हुआ है, ई से, और फिर ई किससे जुड़ा हुआ है, एफ से। तो इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। अब गिवन वैल्यूज़ जो है वो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। देखो यहाँ पे एन ई 0 दिया हुआ है, यहाँ पे गति, पहिए की गति 0। फिर आर ए की गति दी गई कितनी है, 100 आरपीएम है, तो ये 100 आरपीएम लिख दिया। फिर उसके बाद में दांतों की संख्या दी हुई चित्र में, ये लिख दी दांतों की संख्या।
ठीक है, जो भी मान दिए हुए वो लिख लिए कि भाई बी की कितनी है 20 है, सी की कितनी है 35 है, डी के 15 है, तो ये अपन ने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली। फिर चित्र में ये इसका जो टॉप व्यू है मैंने यहाँ बना दिया है कि सी और डी कैसे जुड़े हुए हैं, संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। जब भी कभी कोई गियर संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है इसका अर्थ ये है कि उनकी शाफ्ट जो है एक है और गियर दो, इस तरीके से ये ऐसे। तो जब ये गति करेगा तो ये भी गति करेगा, तो दोनों की गति समान होगी। तो एन डी और एन सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सारणी में भी इन दोनों का मान इक्वल रखा जाएगा। चलिए अब इसका सारणी बनाते हैं। ये सारणी बनाई अपन ने। इसमें पहली स्थिति वही जो मैंने बताया, भुजा। अब भुजा यहाँ पे ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखेंगे। तो भुजा ए है यहाँ पे, तो भुजा ए स्थिर है और गियर बी जो है वो +1 घुमाव दे रहा है, तो ये 0 स्थिर के लिए, और एन बी को +1 तो +1 लिख दिया। अब ये डी और सी दोनों संयुक्त है, दोनों को एक ही साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ वो देखो, एन डी किससे जुड़ा हुआ, बी से, तो एन डी अपॉन एन बी बराबर टी बी अपॉन टी डी, उल्टा हो जाएगा। जैसे धातु की संख्या मैंने बताई थी उल्टी होती है। और बी की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये 1 वैल्यू रख दी, तो ये आ गया अपने पास एन डी का मान टी बी अपॉन टी डी, और इसकी दिशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आ गया टी बी अपॉन टी डी, और इसकी दिशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एन ई। एन ई किससे जुड़ा हुआ है, चित्र में देखेंगे तो पता चलेगा सी से जुड़ा हुआ है। सी और ई आपस में जुड़े हुए हैं, तो एन सी और एन ई का अनुपात आएगा, ये देखो यहाँ पे एन ई अपॉन एन सी, और इसका उल्टा हो जाएगा टी सी अपॉन टी ई, धातु की संख्या। और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो ये सी की वैल्यू है, सी और डी दोनों सेम है, तो सी की वैल्यू कितनी, टी बी अपॉन टी डी, तो ये सी की वैल्यू रख देंगे अपन टी बी अपॉन टी डी, ये सी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे गुणा में। ठीक है, तो टी बी अपॉन टी डी, माइनस नहीं लेना है, माइनस केवल दिशा बता रहा है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो माइनस नहीं लिखा अपन ने, टी बी अपॉन टी डी लिख दिया। ठीक है, एन सी की वैल्यू, तो ये आ गया अपने पास एन ई, ये रख दिया अपन ने एन ई का मान टी सी अपॉन टी बी, टी सी इंटू टी बी अपॉन टी इंटू टी डी। ठीक है, अब एन एफ, एन एफ किससे जुड़ा हुआ है, एन ई से। ये जैसे ई है और ये एन एफ है, तो ई और एफ जुड़े हुए, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन एन ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, टी ई अपॉन टी एफ के उल्टा। अब यहाँ से एन एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एन ई का मान रख देंगे, एन ई ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया मल्टीप्लाई में, ये पूरा मान किसका है, एन ई का। तो यहाँ से टी ई से टी ई कट जाएगा, अपने पास ऊपर क्या बचेगा, टी सी और टी बी, और नीचे क्या बचेगा, टी एफ और टी डी। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास एन एफ की। ठीक है, एन एफ की वैल्यू आ गई, एन एफ आ गया, तो एन एफ को अपन ने यहाँ रख दिया। ठीक है, इस जगह पे। ठीक, ये देखिए ये वैल्यू रख दी अपन ने एन एफ की, टी सी इंटू टी बी, टी एफ इंटू टी डी, टी सी इंटू टी बी, टी एफ इंटू डी। इसकी डायरेक्शन वापस से क्या है, माइनस है, यहाँ पे मैंने रख दी है, देखो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, और ये फिर माइनस। ये पहले मैंने यहाँ दिखा दी है, तो इसके हिसाब से आपने को डायरेक्शन रखनी है। तो सबसे पहले आप सवाल जब करो तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लो कि अपने को किसको घुमाना है। जैसे मेरे को बी को घुमाना है, तो बी को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, बी को मैंने क्या घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर डी कैसे घूमेगा, क्लॉक घूमेगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। फिर डी और सी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या घूमेगा, क्लॉक घूमेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर ये उल्टा घूमेगा एंटी क्लॉक, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर वापस से ये क्लॉक, ये माइनस हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन पहले ही लिख लो आप, जिससे आप सवाल में कंफ्यूज नहीं होंगे चिन्ह लगाने में। चिन्ह इसलिए लगा रहे केवल दिशा बताने के लिए, क्योंकि अपने को सवाल में पूछा है देखो कि गति और दिशा ज्ञात करो, तो दिशा के लिए माइनस और प्लस का चिन्ह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पे ये सारणी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पहला टर्म हुआ है। दूसरी टर्म क्या है, भुजा ए स्थिर है, भुजा ए स्थिर है सेकंड में,
और b को प्लस एक्स घुमाव दे दिया तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या प्लस वाई देना है तो सभी में प्लस वाई जोड़ दिया। अब क्या करना है, कुल गति के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 प्लस वाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स टी बी अपॉन टी डी। ये आ जाएगा y प्लस एक्स टी सी टी बी टी टी डी। और ये आ जाएगा y माइनस एक्स टी सी टी बी टी एफ टी डी। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई सारणी से। अब इस वैल्यू को अपने को कंपेयर करना है सवाल में दी हुई वैल्यू से। सवाल में जो वैल्यू गिवन है वो क्या है वो देख लो। एन ई 0 दिया हुआ है और एन ए 100 दिया हुआ है। सारणी में कितना आया एन ई का मान, एन ई का मान ये रहा, देखो ये एन ई, इसका मान ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ठीक। और एन ए की वैल्यू यहाँ पे वाई दे रखी है और सवाल में कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, ये देखो। ठीक है, तो इसको अब आगे कंपेयर करके लिखते हैं, देखो ये रहा। सबसे पहले सारणी और दिए हुए मान में कंपैरिजन करेंगे। एन ए का मान सारणी में कितना है वाई और सवाल में कितना दिया हुआ है 100, तो वाई का मान कितना हो गया 100। और एन ई का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और सारणी में कितना दिया हुआ है वाई माइनस एक्स टी सी टी बी अपॉन टी ई टी डी। इनकी वैल्यू रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले y की वैल्यू रख दी 100, x की वैल्यू ज्ञात करनी है और tc की वैल्यू 35 है। tb धातु की संख्या है ये, tb tc और ttd 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 से ये कट जाएगा, 5 से 7/3 आ जाएगा, तो ये 7/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 100 माइनस 7x अपॉन 3। 3 लघुत्तम ले लेंगे तो 3 लघुत्तम ले लिया यहाँ पे, तो 300 माइनस 7/x, 300 माइनस 7x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 को इधर भेजेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा और इसको 7x को सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300 बराबर 7x और 7 को नीचे भेज देंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 300/7। अब x की वैल्यू आगे रख लेंगे जहाँ अपने को ज्ञात करना, अपने को क्या ज्ञात करना है, एन बी ज्ञात करना है। सारणी में एन बी की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। x का मान कितना आया 300/7 और y का मान कितना है 100, तो ये रख दिया। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे 7 तो ये उधर 700 हो जाएगा, इधर 300 हो जाएगा, तो 1000/7 आ जाएगा। तो 1000/7 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 142.8, जिसको अपन लिख सकते हैं 143। ठीक है, राउंड फिगर में 143 और इसका मान किस में होगा, आरपीएम, चक्र प्रति मिनट में। तो ये प्लस आया है तो प्लस आया, इसका मतलब इसकी दिशा क्या होगी, वामावर्त। ये हमेशा लिखना है सवाल में, ये आंसर लिखने के साथ साथ में ये वामावर्त भी लिखना है कि एन बी बराबर 143 आरपीएम, कोष्टक में लिखना वामावर्त। अब नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है, एन एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई माइनस एक्स टी सी टी बी अपॉन टी एफ टी डी। ये देखिए सारणी में, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये टी सी टी बी टी एफ टी डी ये रख दिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये रख दिया। x की वैल्यू कितनी थी 300/7, tc की वैल्यू 35, 20, ये वापस 30 और ये 15। इसको काट लेंगे, 7 से ये कट जाएगा, 7 5 35, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15, फिर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 300 100 आ जाएगा। फिर ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 100 और 200 बचा और नीचे कितना बचा 3, तो 200/3। ठीक है, फिर इसको लघुत्तम ले लेंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 100/3। 100/3 को सोल्व करेंगे तो 33.33। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा एन एफ का। ये भी प्लस में आया तो इसका मतलब ये भी क्या है, वामावर्त है, तो इसको भी अपने को क्या लिखना है, वामावर्त लिखना है। सवाल में जब आंसर लिखना है लास्ट में तो ऐसे लिखना है कि एन एफ बराबर 33.33 आरपीएम, कोष्टक में वामावर्त दिशा। तो दिशा पूछी अपने को सवाल में, इसलिए ये लिखनी है ज़रूरी, इसके नंबर जुड़ते हैं एन बी और एन एफ। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल होते हैं सारणी के माध्यम से और आपको इसी तरीके के बाकी सवाल भी करने हैं जो आपके पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।